चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो रिजर्वेशन को लेकर बहस छिड़ गई है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी चल पड़ा है। अच्छा हुआ ट्रेन की रिजर्वेशन में कास्ट नहीं है, नहीं तो यहाँ पे भी सीट नहीं मिलती। अभी मैंने लास्ट 4 बार एग्जाम दिए सिविल सर्विसेज के, 2 बार आरएएस वीडियो पटवारी, बट एक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और रीजन क्योंकि मैं जनरल कास्ट से हूँ। लास्ट एग्जाम में तो मेरे को 190 मार्क्स से और 105 वाले को भी सीट मिल रही है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। आर्टिकल 15 से लेकर 21 की बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन मैंने मेरी आंखों से देखा है लोगों के लिए। मैं इसके अगेंस्ट हूँ, बट जो हमारे साथ गलत हो रहा है वो भी तो गलत ही है ना। तो क्या वो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर नहीं आता? आजादी के समय भारत में लिए गए डिसीजन उस समाज के लिए, उस देश के लिए बहुत जरूरी थे, बट अब नया भारत है और नया विकसित भारत है, उसके लिए चेंजेस होना बहुत जरूरी है। अब इस पर बहस छिड़ गई कि आरक्षण होना चाहिए या आरक्षण जाना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये बहस बड़ी बहस बनेगी। क्यों बनेगी? उसका कारण है सर, सीट नहीं मिलना कोई छोटी बात नहीं है। सीट नहीं मिलना ये वहां तक पहुंच जाती चीज जो आप सोच नहीं सकते। आइए देखते हैं। Tragic news coming in of another NEET aspirant who's died by suicide in the state of Maharashtra. The aspirant died by suicide over the NEET exam stress. The aspirant's emotional note before ending, the life of that little, aspirant there, saying that I failed your dreams, asking her grandfather, to take care of, the parents of the aspirant. We have Anushka, my colleague joining us in order to get us details. Anushka, very, very tragic, very sad news coming in at a time when, that protest has led to the resignation of the education minister. Today, here we have another aspirant. सारा चीज़ आप देखते रहेगा। यहाँ इस बच्ची ने अपनी जीवन और जो है अपने आखिरी नोट में लिख कर गई कि दादा मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना। मम्मी पापा से सॉरी बोल के चली कि आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपके आकांक्षाओं पर मैं फेल हो गई। मैं आपको वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाई जो मुझे देना चाहिए था। सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी बात को हमने कुछ दिन पहले उठाया था। सबसे अफसोस की बात यह है कि सो कॉल्ड बीजेपी के IT सेल और बीजेपी के समर्थकों ने इतनी बेशर्मी और बेहयाई इख्तियार कर ली कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि बच्चों की माँ बाप की वजह से बच्चे मरते हैं। सोचिए आप। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, माँ बाप का प्रेशर है, अच्छी बात है। सरकार किस लिए होती है? हमने सरकार को क्यों चुना है? सिस्टम, माँ बाप नहीं, सिस्टम वहां फेल हो जा रहा है जहां मेरा बच्चा चाह रहा है मुझे MBBS पढ़ना। जाओ, खुला ओपन होना चाहिए, जाओ। ये बच्चा मर रहा है, ये सरकार की प्रॉब्लम है, ये माँ बाप की प्रॉब्लम नहीं। माँ बाप अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। हर माँ बाप एस्पिरेशनल होता है। एस्पिरेशंस होना ही आगे बढ़ने की निशानी है। देश तभी आगे बढ़ता है जब देशवासी एस्पिरेशनल होते हैं। अगर वही एस्पिरेशनल नहीं होंगे तो फिर आप आगे क्या उम्मीद करते हो? फिर तो देश डंप हो जाएगा। तो इसीलिए जो चाहे, मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने होने चाहिए, जिसको जहाँ एडमिशन लेना जाके ले लो। क्यों नहीं मिल रहा एडमिशन? क्यों आपको ये सारे इतने एग्जाम रखने पड़ रहे हैं? ऐसी हालत क्यों है? क्योंकि पहले लोग नहीं पढ़ते थे तो आराम से 12वीं के बाद एडमिशन मिल जाता था। अब लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, लोग ज़्यादा हो गए तो आपने उसकी तैयारी नहीं करी। और अभी भी नए कॉलेज बनाएंगे। क्यों? आपको लग रहा है आपके लिए बन रहा है नया मेडिकल कॉलेज? 200 करोड़ का बजट। क्या आपका ड्रेन हो जाता है बंद बार बार? ट्राई हार्पिक ड्रेन एक्सपर्ट। इसका टर्बो एक्शन से नए कॉलेज बनाएंगे। क्यों? आपको लग रहा है आपके लिए बन रहा है नया मेडिकल कॉलेज? 200 करोड़ का बजट। 200 करोड़ के बजट के लिए। वरना जो मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी चल रहा है उसको 2 पाली में बनाया जा सकता है। सुबह 7 से 12:30 1 और 12:30 से 6 बजे तक की दूसरी क्लास लग जाएगी। कुछ जरूरत नहीं है बनाने की। 200 करोड़ रुपए बच गए, 2000 करोड़ रुपए बच गए। 200 कम बोल दिया था, सॉरी मैंने। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप उन संसाधनों को इस्तेमाल नहीं करते जिनको आप 2 पाली में, 3 पाली में कर सकते हो। एक रात की क्लास भी लगा दो, चलो 3 गुनी सीट है तो ऐसी हो गई हमारी, खड़े खड़े कुछ नहीं करना पड़ा हमें। लेकिन उसको नहीं करोगे आप। और आप क्या कहोगे? माँ बाप की वजह से ऐसा हो रहा है। माँ बाप की वजह से नहीं हो रहा। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा देख रहा है माँ के गहने बिक गए, बच्चा देख रहा है पुश्तनी ज़मीन बिक रही है मेरी पढ़ाई के लिए। और जब बच्चे को दिखता है कि वो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, उसको अंदर से वो आत्मग्लानि होती है। वो प्रेशर कोई नहीं फील कर सकता उस बच्चे के अलावा। ये कह देना कोई माँ बाप अपने बच्चे को, अच्छा मतलब इनका माने तो माँ बाप पहले बच्चे को पैदा करें, उसे पाल पोस के बड़ा करें, उसे टीनेज में लेकर आएं और फिर उसे मार देते हैं। सरकार में होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बोल दो और कुछ भी आप कर दो और चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। रेटिना से 1 सेकंड में डेटा निकाल रही पुलिस। हाँ, निकाल रही है, ठीक है ना। तो इतना भी असंवेदनशील नहीं हो जाना चाहिए कि आप यही भूल जाए कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। किसी का बच्चा चला जाए और आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक बच्चा जो पढ़ता है सर, उसी को मालूम होता है वो कैसे पढ़ रहा है। कहना बहुत आसान होता है सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या सिलेक्शन कराते हो आप? क्या आबादी आपके देश की? सिलेक्शन का परसेंटेज देखा कहाँ जा रहा है? सेकंड रैंक वाले को एडमिशन नहीं मिल रहा, 2.5 लाख रैंक वाले को एडमिशन मिल रहा है। क्या बात करते हो आप? प्रॉब्लम यहाँ है, बच्चा इसलिए मर रहा है। और उस 2.5 लाख वाले को आपने दे दिया, वो नहीं पढ़ पा रहा, वो बाद में वोटिंग टंग रहा है। समझिए, दोनों का नुकसान कर दिया आपने। ये सिस्टम ही फेल्ड है जो आप सिस्टम लेकर आए हो। ये सिस्टम कभी सही नहीं हो सकता। और सिस्टम लाया क्यों गया है इस पर भी बात करेंगे। पर पहले जरा
अब वो बोलेंगे कम नंबर आए थे इसलिए ऐसा हो गया, वो कह रहे हैं हमारे गलत नंबर आ रहे हैं। Lushri Jagdish Pawar, I am from Karnataka, Haveri, Handal. On the 16th July, they have published my original OMR sheet as like this, in which I have attempted only the 41 questions. Actually, I have attempted 165 questions out of 180 questions, which gives me 668 marks as per the final answer key. But what happens is, they have shown that only 41 questions have been attempted and minus 11 result has been declared. But I don't know how the OMR sheet has been many loopholes are there in this OMR sheet. Now, I can't understand what should I do with this OMR. How should I fight? How should I fight in the future? So that, please, my request is just give my original OMR sheet. That's my final request to you. उनका कहना है कि मेरी उम्र है, इसमें 40-41 सवाल बताए जा रहे हैं, मैंने 165 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 41 दिखाई जा रहे हैं इसमें, और स्कोर 11 नंबर इनको मिले इसमें। अब वो जो है फैमिली जो है कोर्ट जाने की सोच रही है। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि बच्चे के नंबर कम आए? अगर इनकी बात सही है तो बच्चे के नंबर कई बार कम नहीं, कई बार ऐसा भी होता है, हो सकता है पलटफेर हो जाए, हो सकता है वो हमारे इधर उधर हो गई हो सकता है कि उनका सही भी हो गया हो मैटर अब तक, बाकी बात नहीं मालूम। तो क्या आरक्षण के नाम पर आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो? क्या ये होना चाहिए? जैसे वो बोल रही थी कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी, ऐसा चलेगा? फिर तो हो गया कल्याण। आइए कुछ और लोगों की भी सुन लेते हैं। आर्मी में आरक्षण नहीं है, ठीक है? हमारे आर्मी में आरक्षण नहीं, हमारे क्रिकेट में आरक्षण नहीं है, और हमारे इसरो में आरक्षण नहीं है। इन 3 फील्ड्स में आरक्षण नहीं है, और इन 3 फील्ड में इंडिया अव्वल नंबर पे है। जिन चीज में आरक्षण है उसमें इंडिया अव्वल नंबर पे है। आप किसी भी आर्मी जिन चीज़ में आरक्षण नहीं उन चीज़ में अव्वल नंबर पर होगा, क्योंकि आपने आरक्षण नहीं दिया, इसलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन आपको मिलेगा। ये पक्की बात है। अब जरा आप समझिए कि आरक्षण से हो क्या रहा है, इसको भी समझना जरूरी है। आरक्षण जो है ये वेस्टर्न कल्चर के द्वारा लाया गया एक कंसेप्ट था जो आपके देश में लाया गया, उसका बीज सोची 1947 में डाला गया था कि आरक्षण होना चाहिए भारत के आज़ाद होने के बाद, तब इसका बीज डाला गया था। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि इसको लाएंगे तो डिस्क्रिमिनेशन होगा तो हम जो बुद्धू बच्चे हैं उनको हम ले आएंगे, ये कहकर कि हम इसको क्या कर रहे हैं, इक्वल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं। कहते इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके लिए। अच्छी बात है। मेरा यहाँ पर एक सवाल है, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं या इक्वल रिजल्ट की बात कर रहे हैं? आप इक्वल रिजल्ट की बात कैसे कर सकते हो? अपॉर्चुनिटी की कर सकते हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी समझ में आता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या होता है? सबको पढ़ने के लिए समान वो मिलना, तो वो तो पैसे देकर स्कूल खोलकर, स्कूल नहीं है तो प्राइवेट स्कूल की फीस भर के हो सकता है। आप इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर रहे, आप इक्वल रिजल्ट की बात कर रहे हो कि नहीं हमने डॉक्टर बनाने, इसमें इतने डॉक्टर ही बनाएंगे, इतने ही बनाएंगे। अपॉर्चुनिटी थी एडमिशन तक कि पढ़ने की अपॉर्चुनिटी हमने दे दी, अब इसके बाद आपको पढ़ना है, ये हुई अपॉर्चुनिटी, वो हुआ रिजल्ट। आप इक्वल रिजल्ट की बात कर रहे हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी आप कहते हो इक्वल अपॉर्चुनिटी, और आप कंफ्यूजन कर रहे हो इक्वल रिजल्ट से, ये कैसे हो जाएगा? समझ में आया बात? तो इक्वल रिजल्ट पर कैसे पहुंच जा रहे हो कि हमको रिजल्ट जो है वो बराबर चाहिए? सबके रिजल्ट तो बराबर नहीं हो सकते। आप इक्वलिटी के नाम पर आप किसी दूसरे के पैर तो नहीं काट सकते। हमको भाई कोई बच्चा छोटा है तो हमने उस छोटे बच्चे को बराबर लाने के लिए दूसरे के पैर काट दिए, ऐसा होगा क्या? या फिर इसको हील पहनाएंगे, तब इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी कि आपने दोनों को बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड दी। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है सबको एक लाइन में खड़ा करना, स्टार्टिंग लाइन में, स्टार्ट पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे नहीं, है ना, कि सब एक तरफ एक ही शुरू करेंगे। यह है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसके बाद जो आगे निकल जाएगा वो निकल जाएगा, इररिस्पेक्टिव गोरा काला नाटा वाला कुछ भी हो, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इक्वल अपॉर्चुनिटी कि स्टार्ट लाइन बराबर होनी चाहिए। आपकी स्टार्ट लाइन बराबर नहीं है, आपकी एंड लाइन बराबर है। कार्टिलेज डिजेनरेशन आपके 30। दिस इज इक्वल अपॉर्चुनिटी कि स्टार्ट लाइन बराबर होनी चाहिए। आपकी स्टार्ट लाइन बराबर नहीं है, आपकी एंड लाइन बराबर है। रेस शुरू होनी है तो हमने सबको एक बराबर लाइन में खड़ा नहीं किया, हमने एक को 10 कदम की दूरी दे दी, दूसरे को 100 मीटर की दूरी दे दी और हमने दौड़ा दिया। हम दौड़ तो वो रिजल्ट जो है उन्होंने बोला देखो 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 सेकंड तो आ गया ना, ये वो 100 मीटर वाला तो अभी उसके आगे निकल गया, और वो ये जो है इन्होंने बोला एंड रिजल्ट देखो बराबर है हमारा। अरे दादा, एंड पॉइंट पे नहीं देना आपको, वो रिजल्ट है। आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग से होती, एंड से नहीं होती। क्लियर है? तो आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ देनी है? आपको अपॉर्चुनिटी LKG UKG सब पढ़े, ये अपॉर्चुनिटी देनी, सबके लिए फ्री हो, ये अपॉर्चुनिटी देनी। नहीं है तो प्राइवेट की फीस हम भर देंगे, अपॉर्चुनिटी देनी। अगर मान लीजिए किसी का, लोग बोलते हैं कि भाई उसको जो है आर्थिक आधार पर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इसका घनघोर विरोधी हूँ। कोई आर्थिक आधार नहीं, पैसा नहीं है ना, पैसा दे तो रहे हैं, लो बैग खरीदो, किताबें खरीदो, सब खरीदो, कौन रोक रहा है आपको? सर आज CJP की दारू पार्टी हुई है, दीपिका का टाइफाइड ठीक हो गया लगता है। मिस्टर दास कल की न्यूज़ है, हम कल दिखा चुके उसको, है ना। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी कौन सी? जो स्टार्ट पॉइंट पे होती है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। विंडो पे जब आप लगते हो जाके, दैट इज अपॉर्चुनिटी, है ना। पिक्चर देखकर आ गए, दैट इज नॉट अपॉर्चुनिटी, वो तो हो गया,
रिजल्ट हो गया, खेल ही खत्म हो गया। तो आप जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी बराबर दो, स्टार्ट लाइन बराबर होनी चाहिए। स्टार्ट लाइन बराबर कब होगी? स्टार्ट लाइन बराबर तब होगी जब आपने एलकेजी यूकेजी के बच्चे में सबको एडमिशन दे दिया। कोई बोला मैं गरीब हूँ, ठीक है भैया, तो ये गरीब ये पकड़ ले, पैसा ले ले, पढ़ ले, जिधर पढ़ना उधर पढ़ ले। जैसे अभी आपने किसमें आयुष्मान भारत योजना में किया है ना, किया ना, पर इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, क्योंकि सब तो बीमार पढ़ ही नहीं सकते। बीमार वही लोग पढ़ेंगे जिनको पढ़ना है, जो आपके वाले हैं, उनको बना दो, बाकी को छोड़ दो। अच्छी बात है। फिर आपको याद नहीं वोट बैंक, तो अच्छी बात है, तो बुड्ढों को भी दे दो। इसलिए आप देख रहे हो ना, जितने बुड्ढे हैं ना वो इनकी तरफ है, जेंजी इनकी तरफ थोड़ा सा नहीं है, इसलिए उनको परेशानी आ रही है। सो द पॉइंट इज व्हेन यू हैव टू गिव equal opportunity, that equal opportunity starts from the starting point, not the ending point. That is the result. आपने फिनिश लाइन से 10 कदम पहले एक को खड़ा कर दिया, 30 कदम पहले एक को खड़ा कर दिया, 100 मीटर पहले एक को खड़ा कर दिया, और एक को 1 किलोमीटर पहले खड़ा कर दिया। कहते आप दौड़। अब कहते देखो भाई साहब, देखो हमारा सामाजिक न्याय देखो कितना जबरदस्त, देखो सब एकदम सब बराबर आ गए। कहाँ है बराबर? किधर हुआ? हमने सबको बराबर एक प्लेटफॉर्म पे कहाँ लाए? वो तो नहीं दौड़ पा रहा अभी भी, वो कभी नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि आपने उसको 10 कदम पीछे रखा हुआ है, वो कभी दौड़ ही नहीं सकता, तो बराबर कहाँ से आए? तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपकी जो बेसिक्स समझ है उसमें फ्लॉ है सरकार में और सारे नेताओं में। अब ये लाया क्यों गया था? ये लाया इसलिए गया था ताकि बुद्धू बच्चों का सिलेक्शन हो, जो दौड़ नहीं पाए उसका सिलेक्शन हो। तो फिर होगा क्या? जो 1 किलोमीटर से दौड़ता हुआ आ रहा है और जो आपके यहाँ सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, जो फिनिश लाइन को टच नहीं कर पाएगा, लेट हो गया वो पहले 1, 2, 3 में नहीं आया, उसको मेडल नहीं मिला, लेकिन वो 1 किलोमीटर उसने कितनी देर में दौड़ लिया? उसने साहब 9 सेकंड में दौड़ लिया या 1 मिनट में दौड़ लिया, वट एवर इट इज। आप उसको लिटरल टर्म्स मत लीजिए, ठीक है ना। और इसने 10 कदम दौड़े 1 मिनट में, ये जीत गया। उसने 1 मिनट 1 सेकंड या 2 सेकंड में वो 1 किलोमीटर दौड़ा। तो ज़्यादा तेज कौन दौड़ा? मेधावी कौन हुआ? वो जो 1 किलोमीटर पीछे से आ रहा था, उसने मेहनत भी ज़्यादा करी, उसकी स्पीड भी अच्छी है। अब उसको तो मेडल ही नहीं मिला, अब वो हताश होकर बाहर आ गया। अब क्या करें? तो पीछे से एक अंकल साहब आता है, गोरा, वो धीरे से कंधे पे हाथ रखता है, माय डियर क्यों चिंता कर रहे हो? यहाँ तुम्हारे टैलेंट की कदर नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको दौड़ाऊंगा। और ले गया, उसने धुआंधार स्टेडियम उसको दिखा दिया। अब वो बच्चा जो आपके दौड़ने वाला था, जो आपका गोल्ड मेडल लाने वाला था, जो कन्फर्म था लाता, उसको तो आपने कर दिया बाहर। अब वो चला गया अमेरिका, अब वो खेल रहा है अमेरिका की तरफ से, और अब वहाँ से दौड़ रहा है और गोल्ड मेडल ला रहा है, और अब आप मोबाइल देख रहे हो उसको, हाँ ये तो हमारे के। हाँ, फिर आप क्या कहते हो? फिर आपका गंद और आपकी नीचता देखो किस हद तक की नीचता है। इंडियन ओरिजिन, हाँ उसका तो नाम इंडियन है, हाँ तुम्हारे मुंह पे थूक के गया हो यहाँ, तुम्हारे पिछवाड़े पे लात देकर गया हो यहाँ से, तुम किस मुंह से करोगे हमारा आदमी है? तब तुमको हिंदू भी याद आ रहा है? नहीं वहाँ पे मंदिर, हाँ वहाँ पे जितने एनआरआईज बाहर गए, मैं सबसे कहता हूँ जो किसी भी कास्ट क्रीड के हो, उससे कोई फर्क नहीं, इनको उसी तरह से ट्रीट करो जैसे मैं कह रहा हूँ। ये इसी लायक है सारी सरकारें, नॉट 1 नॉट 2, सारी सरकारें ये इसी लायक है। जब तुमने उसको यहाँ मौका नहीं दिया, बाहर जाके वो अपनी दम पर सक्सेसफुल हुआ, वहाँ वो हिंदू के दम पर सक्सेसफुल है, हिंदू के दम पर तो उसकी नौकरी चली जाती। वहाँ अपने आपको अगर भारतीय बताता घूमता तो उसकी नौकरी चली जाए, लात देकर उसको निकाल देते। वहाँ जाके वो कहता आई लव अमेरिका, आई लव यूके, तब उसको वहाँ रहने दिया जाता है, तब उसको डिस्क्रिमिनेशन भरी नजरों देखा जाए, ये ब्राउन कहाँ से आ गया। वहाँ जाके उनके साथ में उसको क्रिसमस की पार्टी करनी होती है अपने कलीजे पे पत्थर रखकर, तब जाकर वहाँ सर्वाइव कर पा रहा है। और आप उसके बाद जैसे ही कोई ऊपर चला गया, माय गॉड कल्पना चावला गई, नो इंडियन ओरिजिन। अरे तुम्हारा कौन? तुमने क्या किया? तुमने तो उसको एडमिशन भी नहीं दिया, तुमने तो उसको 1 किलोमीटर पीछे खड़ा कर दिया और कह दिया तू तो जीत ही नहीं पाई, बात तेरे अंदर तो टैलेंट ही नहीं है। तो दूसरे ले गए, उनको दिख रहा था, उन्होंने कहा ये तो बेवकूफ़ है, गंवा रहे। आपके सिस्टम को ऐसा बेवकूफ़ बनाया, आपके राजनेताओं को ऐसा मूर्ख बनाया गया। अब एक बात और समझिए, आपके राजनेता कभी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि एक कान में आपके राजनेताओं को कह दिया गया कि आपको इसको लागू करना है, दूसरे कान में आके समझा दिया इनको सालों को लड़ाते रहो, इनकी ज़िंदगी निकल जाएगी, लड़ते लड़ते तो तुमको चुनते रहेंगे। और तीसरी बार फिर से इस कान में आकर क्या कह दिया, अगर ये स्मार्ट लोग तुम्हारे यहाँ रुक गए ना तो तुम्हारी सरकार चली जाएगी, तुम गधे हो, अगर इस वीडियो को स्किप करने से पहले बस एक तुमको चुनते रहेंगे। और तीसरी बार फिर से इस कान में आकर क्या कह दिया, अगर ये स्मार्ट लोग तुम्हारे यहाँ रुक गए ना तो तुम्हारी सरकार चली जाएगी, तुम गधे हो। जितने राजनेता आपके गधे हैं कि नहीं है बता दो, कितने पढ़े लिखे हैं? सारे के सारे गधे हैं, आपसे कम पढ़े लिखे हैं। आप लोग जो बाहर बैठे हो आपसे कम पढ़े लिखे, उनको ये इस कान में समझाया जाता है कि अगर ये लोग बाहर से वापस आ गए, ये इंटेलिजेंट लोग, तो ये तो सत्ता में हिस्सेदारी मांग लेंगे, इन्हीं की सत्ता आ जाएगी, तुमको कौन चुनेगा? 8वीं फेल, ओ तो मामला गड़बड़ हो गया। तो 8वीं फेल क्या चाह रहा है कि सारे गधे बने रहे हमारे यहाँ। उसे इसकी चिंता नहीं मेरा देश डूब जाएगा, उसे इसकी चिंता ही नहीं, क्योंकि वो खुद गधा है, उसकी सोच उतनी जा ही नहीं पा रही भैया, तो सोचेगा क्या? जो खुद गधा है उसकी सोच ही नहीं है कि मेरे आज से 100 साल बाद मेरे देश का क्या होगा, उसकी सोच नहीं है। उन्होंने सर जिस आरक्षण को 10% से शुरू कराया था, उस आरक्षण को उन्होंने आज कहाँ पहुँचा दिया? आज 60% तो आपका इन टर्म्स ऑफ इन नीट टर्म्स है ना, और एक्चुअल उसका रिप्लिकेशन कितना आ गया? 80% हो चुका है वो। 100 होते देर नहीं लगेगी।
हमें 80 में भी फर्क नहीं पड़ा, हम तो तब तक जी लोगे तो तुमको फर्क पड़ा, हमें फर्क नहीं पड़ता बॉस। हमें फर्क पड़ता होता तो फिर क्या बात थी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन देश को फर्क पड़ गया। देश को कितना फर्क पड़ गया ये आप देख लीजिए कि चाइना कहाँ है और आप कहाँ हो। बाकी देशों से भी मिला लो, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर बची कुछ कसर है तो डॉलर और रुपए की कीमत से लगा लेना, तो तसल्ली हो जाएगी। मेहनत तो हमने तब भी कम नहीं करी, मेहनत तो हमने आज भी कम नहीं करी। तो हमारे देश की ऐसी दुर्गति क्यों हो गई भाई साहब, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि हमारे जाहिल नेता थे। जब हमें हाईवेज बनाने थे तब हम क्या कर रहे थे, तब हम पामिला बॉर्डर्स कर रहे थे। जब हमको देश के अंदर एक व्यवस्था बनानी थी। आज भी हो रहा है सर, आज बस अभी आपके सामने नहीं आ रहा। हम चड्डी के इतने ढीले हैं कि हमसे कुछ बात ही मत करो। अभी चलाना शुरू कर दूंगा 2-4-10 के, तो अभी आज के केस मिल जाएंगे, पर उससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा। किसी एक व्यक्ति पर उंगली उठा देने से पर्पस सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि द रूट कॉज इज नेताज, वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखे को पसंद नहीं करते। अच्छा, आप में से कितने लोग नेताओं से जुड़े हुए हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं? सच सच बता दो, दिल पे हाथ रख के, मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, कि पढ़े लिखे आदमी को, समझदार आदमी को नेता पसंद नहीं करते। जिसकी दूरदृष्टि है उसको नेता पसंद नहीं है। सबसे पहले उसकी कटिंग करता है, इसको हटाओ, खतरनाक आदमी है, क्योंकि वो खुद गंवार है, उसे मालूम है मुझे सुपरसीड कर जाएगा। तो नेता सबसे पहले भ्रूण हत्या उसकी करता है जो समझदार होता है। नेता नाम देखकर सर्जरी करवाते हैं, बिल्कुल इंजेक्शन तक नाम देखकर लगवाते हैं। भाई साहब, सर्जरी तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मानव जी कहते हैं, गुरुजी क्या हम बस इसे थोड़ा खींच नहीं सकते? 20-30 साल में मीम भीम को निगल ही जाएगा। एंड क्या कभी डीएस गिरेगी? एनी चांस चाइना डूइंग इट? भूल जाना, सवाल ही नहीं उठता, सब मिले हुए हैं, है ना। और कुछ नहीं होने वाला, कोई मीम भीम कुछ नहीं होने वाला। ये तो आपको चूरन की चटनी दी जा रही मानो दलाल जी। कितना आप जितना डिले करते जाओगे, देखो फोड़ा है, आप कह रहे हो उसको डिले करते जाओ, डिले करते जाओ, डिले करते जाओ, कितना डिले करोगे? वो तो कैंसर बन जाएगा, फिर तो आप जी भी नहीं पाओगे। आज जो एक चीरे से काम हो सकता है, कल उसके लिए कीमोथेरेपी लगेगी, और कायदे से कैंसर बन चुका है, कीमोथेरेपी की अब जरूरत है, अब चीरे से काम नहीं बनना। UK provides education loan for universities. If you get a job of more than £38,600, then you repay loan. But if you do job for less, then you don't repay. वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसी स्कीम तो हमारे सोच भी नहीं सकते, राइट ना। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा। अब आते हैं दूसरी बात पर, है ना। अब मैं दूसरी बात पर, एक चीज़ तो ये हो गई कि आपके देश का भट्टा बैठा दिया उन्होंने, आगे भी बैठाएंगे, आगे भी बैठाएंगे। हमारे यहाँ IITs इसलिए नहीं खुले कि वो हमारे देश के लिए काम करें। हमारे IITs इसलिए खुले कि यहाँ से पढ़ो, सीखो, और उसके बाद अमेरिका में जाकर नौकरी करो, राइट। अब क्या होगा इसके बाद? मेरा सवाल एक और है यहाँ, आरक्षण से मेरा सवाल है। जैसे आप आर्थिक आधार पर बात करते हो, मैंने आर्थिक का भी मना कर दिया ना। कोई आर्थिक, कोई EWS कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1% का आरक्षण नहीं होना चाहिए, है ना। अब सब जरा समझिए, अगर आरक्षण आया तो पहली बात तो आर्थिक आधार पर नहीं आया। कोई भी जो अम्बेडकराइट होगा वो इस पर लड़ जाएगा आपसे कि आर्थिक आधार पर तो आरक्षण है ही नहीं। फिर किस आधार पर? सामाजिक आधार पर। साहब, हमारी कास्ट फैलानी है, ठीक है। क्यों? हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तुम्हारे साथ हुआ क्या? वो नहीं 5000 साल पहले हुआ था, आज की बात करो, 5000 साल वाली हो गई, है ना। अब आज की तारीख में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्या? सामने वाला कहता है हाँ ठीक है, ओके, तो 70 साल में भी हुआ होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति जिसकी जाति चमार है, जिसकी जाति मूसर है, जिसकी जाति SC ST में जो भी जाति आती है, कोई भी एक जाति उसकी, उसका कहना है कि मुझे तो ऐसे बोलते हैं, मेरी जात बुला के, हमको भी बोलते हैं वो पंडित, हमको भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है आपको बोलते। आपको आपकी जात बुरी क्यों लग रही है? अलग रही तो आप उसको छोड़ के दूसरी में क्यों नहीं चले जाते हो? पहली बात, भारत के संविधान ने ऐसा बनाया नहीं, क्यों? क्योंकि जिंदगी भर इसी में परेशान रहो, लड़ते रहो। दूसरी बात पर आता हूँ, आपने कहा इससे हम सामाजिक न्याय करेंगे, तो सामाजिक न्याय कहाँ हुआ? सामाजिक न्याय तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप कलेक्टर बनने के बाद भी आज आप इस बात को कह रहे हो कि नहीं साहब, मेरी तो जो जात है मैं वही हूँ, मैं मूसर ही हूँ, मैं चमार ही हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं फलाना हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है, इन सारे लोगों से जो पढ़े लिखे, जो बड़े बड़े लोग बन गए, आगे बन गए, मुझे एक बात बताइए, आप कलेक्टर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, अब आकर आपसे कोई आदमी वैसे ही बोलता है क्या कि फलाने इधर आओ? आपकी जात से बोलता है क्या? या ये बोलता है कलेक्टर साहब, या ये बोलता है डॉक्टर साहब, या ये बोलता है इंजीनियर साहब? इस अत्तर को खरीदने के बाद अगर आप सारे के फलाने इधर आओ, आपकी जात से बोलता है क्या? या ये बोलता है कलेक्टर साहब, या ये बोलता है डॉक्टर साहब, या ये बोलता है इंजीनियर साहब? मुझे तो बस इतना बता दीजिए। आपकी जात वाला आपको आपके नाम से और आपकी जात से नहीं बुला रहा, वो कलेक्टर साहब कह रहा है। आपके सामने पंडित खड़ा, वो भी कलेक्टर साहब कह रहा है। आपके सामने जो खड़ा वो कलेक्टर साहब खड़ा, लेकिन फिर भी आप ऐसी हो, फिर भी आप चमारी अपने आप को कह रहे हो, फिर भी आप अपने आप को मूसा कह रहे हो, फिर भी आप अपने आप को वाल्मीकि कह रहे हो। ये कैसी बात है? हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया और कह रहा है मैं तो पिछड़ा हूँ, मैं तो अदलित हूँ। अरे साहब, ये बेईमानी है, ये बेईमान। आपको पता है आप चोर हो, बेईमान हो आप, पता है आपको, अंदर से पता, आप बेईमान हो।
क्योंकि आपको कोई आपकी जात से नहीं बुला रहा, आपका डिस्क्रिमिनेशन तो पहली बार में ही खत्म हो गया। तो मेरा कहना, चलो ये भी मान लो, तो 70 साल में पहली बात तो जितनी जातियां नहीं थी उससे 2 गुनी जातियां आ चुकी हैं, SC और ST और OBC में सब में जुड़ गया। SC ST का आरक्षण था, OBC भी आ गया, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप करो जो करना है, देश आपका है, आप ऐसी की तैसी मारो देश की, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, आप कह रहे हो कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कलेक्टर साहब, डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है? आपके सामने तो सब सलूट मारे खड़े हैं, अब आपका डिस्क्रिमिनेशन कैसा? और अगर कलेक्टर होने के बाद भी अगर आपको कोई आपकी जात से बोल जा रहा है, फिर आपका कलेक्टर होने का मतलब नहीं है। ऐसे को तो बर्खास्त करके भेज देना चाहिए, घर जा, तू इस लायक ही नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा? अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं मुझे मेरी जात से बुलाया जा रहा है, भाई मुझे एक बात बता दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जिस समाज से आते हैं वो तेली समाज से आते हैं, क्या उनको कोई तेली बोलता है क्या? देश में मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहा गया, और मोदी के आगे जी लगता है, मोदी जी नहीं लगा तो आफत हो जाती है। पैगंबर साहब है, वो अभी भी दलित हैं। अच्छा, OBC से दलित हो गए, मतलब क्या प्रमोशन हुआ है? प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब वो OBC थे, और अब वो दलित हो गए, ये सही है? तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो आपका, चलिए हमने आपकी बात भी मान ली, ये जो आप रिजर्वेशन 70 साल पहले लाए थे, इन 70 साल पहले रिजर्वेशन में भी आप ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं कर पाए। आपकी निगाह में जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनके हिसाब से अभी तक लोग जाति सूचक गाली दे रहे हैं कलेक्टर को, SP को, इसको उसको दे रहे हैं क्या? सरकार बताए, अगर ऐसा है तो सरकार फेल है, सरकार को इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए, सारी सरकार को। हमें कोई सरकार नहीं चाहिए, हमें मिलिट्री रूल दे दो, हमें नहीं चाहिए आपकी सरकार। वी आर हैप्पी विद आवर ओन आर्मी, है ना? दूसरी बात पर आते हैं, ये तो आपका सिस्टम ही फेल हो गया। और अगर सिस्टम फेल नहीं हुआ, आपके तो नहीं हुआ, तो कलेक्टर साहब को कलेक्टर साहब कह रहे हैं हम, प्रधानमंत्री भी कलेक्टर साहब ही बोलते हैं। हाँ, तो जब कलेक्टर साहब हो गए तो आपका अपलिफ्टमेंट तो उसी समय हो गया बॉस। आप तो उसी अपलिफ्टमेंट की बात है ना, आप तो उसी समय अपलिफ्टमेंट हो गए। द मोमेंट आपने ज्वाइन किया तो आपका आरक्षण तो तुरंत खत्म हो जाना चाहिए। आरक्षण बाकी किसी को भी मिल सकता कलेक्टर साहब, लेकिन आपको नहीं मिल सकता, ना आपके परिवार को, क्योंकि आप तो अपलिफ्ट हो चुके। अब आप जिस कैटेगरी के लिए दिया गया था अपलिफ्टमेंट करने, उस कैटेगरी में आप रहे ही नहीं। जैसे मैं गरीबी रेखा में आता हूं, लेकिन अब मेरी नौकरी लग गई और मैं पैसे कमाने लगा, तो मैं अब उस गरीबी रेखा में रहा ही नहीं, तो मेरा गरीबी रेखा का कार्ड कैसे बन जाएगा? नहीं बनता ना। ऐसे ही इसका भी नहीं बनना चाहिए। गलत तो नहीं है सर? सही चल रहा है? अपन किसी को गाली तो नहीं दे रहे ना, देनी भी नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग हमारे हैं, नेता लड़ा रहे हैं आपको। और इसमें जो अम्बेडकराइट मूवमेंट जो चल रहा है वो आपकी ऐसी की तैसी कर रहा है। उनको पता है वो गंदगी क्या फैला रहे हैं। अच्छा, जो इस मूवमेंट को चला रहे हैं नीचे वाले, ऊपर वाले को तो पता है वो मौज मार रहा है, नीचे वाले तो अभी भी झंडा लेके घूम रहे हैं, उन्हें तो नौकरी फिर भी नहीं मिली। मैं आज आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, चलिए इतना ही सब कुछ अच्छा, आरक्षण इतना ही बढ़िया है, तो चंद्रशेखर की जो पार्टी है उसके सारे जो बच्चे हैं, उसके साथ सारे उन्हीं के समाज के बच्चे जुड़े। उन्होंने आपने एक, मैंने बोर्ड भी देखा था बहुत पहले फेसबुक वगैरह पे, द ग्रेट चमार करके उन्होंने बोर्ड लगा रखा है, शायद उन्होंने, उनके गांव का है, किसी का मुझे नहीं मालूम। तो जब आप अपनी, क्यों आप कहते हो हमारी जाति से, और फिर आप ये भी लिखते हो, आप उसमें प्राउड भी महसूस कर रहे हो, तो जब प्राउड महसूस कर रहे हो तो फिर आप कहाँ से हुए? आपको तो कहीं से कोई बात ही नहीं कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए। दूसरी बात, इनके साथ जितने भी लोग जुड़े उनको सरकारी नौकरी मिल गई, सबको न मिली न मिलेगी, मिल गई तो तुम उसका झंडा लेके नहीं चलोगे, ठीक है? जो लोग पूरी जिंदगी ये कहते आए कि आरक्षण तो खत्म होगा, आज नहीं तो कल होगा, अब वो कह रहे हैं आरक्षण तो तब तक नहीं जाएगा जब तक वो सामने वाला नहीं चाहेगा। कमाल हो गया, ऐसा भी होता है। तो अभी तो आरक्षण पर बहस बाकी है। क्या आपको लगता है आरक्षण सही है? हाँ, रंजीत ढींगरा जी ने कितनी सही बात कही। LPG का कनेक्शन होने से केरोसिन का ऑयल नहीं मिलता। अरे इसको छोड़ दीजिए, अगर आपके घर से LPG की लाइन गई है तो आपका सिलेंडर बंद कर दिया सरकार ने, बोले तुम्हारे से तो लाइन गई है। ओनली सॉल्यूशन विजनली हार्डलाइनर ऑटोक्रेट लाइक ली क्वान। भारत में ऐसा हो नहीं पाएगा, ठीक है? तो अब सवाल इस बात का है कि आप ली क्वान की बात कर रहे हो, आप -40। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कास्ट, मैंने जीवन में कभी सीखा ही नहीं, मुझे मेरे घर में कभी ये हुआ नहीं, तो मुझे इससे कभी, हाँ अब लेकिन एक नफरत जरूर पैदा की जा रही लोगों के मन में। पहले तो अनटचेबिलिटी हुई कि नहीं हुई है तो मुझे मालूम, लेकिन अभी जरूर होगी। अब तो लोग बैठना भी पसंद नहीं करते, उसके साथ नहीं हुआ भाई, उसका तो -40 पे सिलेक्शन हो जाएगा, तेरा तो 98 पे नहीं होगा, अपने बच्चों के साथ बैठ। अभी ये स्थिति आ गई है, ये एक नए तरह का अनटचेबिलिटी आ गई है। पता कर लेना जाके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में और कोचिंग संस्थानों में। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अब तो टीचर बोल देता है तो तू उसके साथ कहाँ बैठ रहा है, उधर बैठ, उससे क्या कंपैरिजन कर रहा है? इधर बैठ। ये है ओरिजिनल धागा मिश्री, प्योर इधर बैठ, ठीक है ना? तो कंपैरिजन करो, अपने से करो, ठीक है? नवीन जी कह रहे हैं हाउ मेनी कास्ट वर इन 5000 ईयर बैक, नाउ हाउ मेनी। सर कोई कास्ट कुछ नहीं, फालतू की बातें हैं, राजनीति चल रही है, बस अपनी कुर्सी बनाए रहो, दुनिया मूर्ख बनी रहे।
इट मीन्स ऑल मोदी हैव बिकम SC ST एंड एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। वाह मोदी जी तो खुद सवर्ण थे। 1996 के आसपास शायद इनकी जो जाते वो OBC में आई है। ये भी आगे पीछे कोई भी आ सकता है ना। चलिए अंशुल राठीकर हैं, आपको कैसे पता? कान का कल अपॉइंटमेंट ले लेना डॉक्टर से, नहीं हो तो मुझे बता देना, जिस भी शहर में मैं दिलवा दूंगा। इलाज करा के आना। 3 महीने हो गए बोलते हुए, 3-4 महीने कि बच्चों के बीच में जा रहा हूँ, बच्चों के बीच में जा रहा हूँ, बच्चों के बीच। मुझे नहीं पता होगा, मैं वो थोड़ी हूँ हेलो फ्रेंड्स, मैं वो नहीं हूँ कि आप सोच रहे हो बस यहीं हूँ। ना 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 ना, असल में 1:1 है ना। एक बच्चे से सीधे सीधे बात होती है। बच्चों के माँ बाप भी बोलने लगे कि बेटा अपने कंपटीशन वाले के साथ रहो। वो सामने वाला बच्चा खेल रहा है, तुम उसके साथ खेलोगे, उसका तो 20 मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा 98 पे नहीं होगा, तो बच्चे को बोलेंगे नहीं। आपने इसको महसूस नहीं किया, पर ये डिफरेंस आ गया है, और आज नहीं आया, ये पहले से आ गया है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तुम ही क्यों रट्टे में आते हो यार रोज, ये बताओ। चलो आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर जो है आरक्षण को लेकर ये बवाल है। अब इसको लेकर जो है गाली गलौज करवाई जा रही है। आप हमको तो काय को देंगे। दलित समाज से आने के बाद भी मैं जब आरक्षण को हटाने की बात करता हूँ, आरक्षण के विरोध में बात करता हूँ, चंद्रशेखर रावत जैसे लोगों के खिलाफ बात करता हूँ जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करते हैं, तो लोगों को बहुत बुरा लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ज्यादा दिक्कतें हो रही, किस चीज से देश को ज्यादा बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा उस दिन तुम ये आरक्षण और ये चंद्रशेखर रावत जैसे लोगों को सपोर्ट करना भूल जाओगे। याद रखना, मैं हमेशा से ऐसे लोगों की बुराई करता हूँ जो कि जाति के आधार पर वोट मांगते हैं कि हम दलितों के साथ हैं दलितों का वोट लेंगे, हम सवर्णों के साथ हैं सवर्णों का वोट लेंगे, कि हम हिंदुओं के साथ हैं हिंदुओं का वोट लेंगे, और हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों का वोट लेंगे। ऐसे लोगों का मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। मैं सपोर्ट करता हूँ उनका सबको साथ लेकर चलते हैं। मैं आरक्षण के विरोध में बात करता हूँ, आरक्षण वाले लोग आगे निकल जाते हैं और टैलेंट बन जाता है। मैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के खिलाफ हूँ क्योंकि उससे हमारे देश में सबसे ज्यादा कुछ पड़ेगी। जिस दिन तुम ये सब समझ जाओगे ना उस दिन ये लोगों को सपोर्ट करना बंद कर दोगे। याद रखना। क्या लगता है आपको, कमेंट में बताइए, क्या पृथक निर्वाचन जैसी चीजें होनी चाहिए हमारे देश में? शाबाश, क्या बात। ये है हमारे असली भाई। कहते मैं आरक्षण से आता हूँ लेकिन मैं आरक्षण का समर्थन नहीं करता। आरक्षण नहीं होना चाहिए, और पृथक जो है एक अलग से जो है इलेक्टोरेट की बात जो अंबेडकर साहब ने भी कही थी वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया दलित समाज से। OBC का भी सुनवा देते हैं। देश के 4 राज्यों में OBC का आरक्षण मिल सकता है ना, लेकिन हम कभी भी आरक्षण लेंगे नहीं। मैं नहीं लोगे, लोगे नहीं, हम आपको वचन देते हैं कभी नहीं लेंगे आरक्षण की भीख, कभी नहीं लेंगे। भीख मांगना बिल्कुल मंजूर नहीं, किसी का हक मारना मंजूर नहीं। रिक्वेस्ट है, हमने कहा ना EWS फलाना ढिकाना कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चा जो पढ़े उसको आगे बढ़ने दो, जो ना पढ़े उसको साइड करो। क्यों ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर आप अपने टैलेंट के साथ ना अन्याय कर देते हो। टैलेंट के साथ अन्याय कैसे करते हो वो भी देख लो, आप मुंह खुला रह जाएगा आपका। आप सब लोगों को जानना शुरू होगा कि मेरा 13 सब्जेक्ट में UGC नेट है। आप गूगल कर सकते हैं, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह UGC नेट। 13 सब्जेक्ट में UGC नेट क्लियर है। उफ़ो, 11 सब्जेक्ट में 16 साल में इंटरव्यू दिया, मेरा आज तक सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? 16 साल में इंटरव्यू दिया, आप गूगल कर लीजिए लक्ष्मण सिंह UGC नेट। तो सरकार जो है बहुत करप्ट है, पिछले 11 साल से इंटरव्यू दे रहा हूं, मेरी परीक्षा भी नहीं है। तो देश का ये हाल है, मेरे पास देश में सबसे ज्यादा डिग्री है फिलहाल। ठीक है, इसके बावजूद 33 बार मैं जेएनयू एंट्रेंस पास कर चुका हूं, 18 साल पढ़ा मैं। ऐसे में शिक्षा का कितना जाना फिर? शिक्षा का डिग्री का मतलब ये है कि जितने विश्वविद्यालय हैं उन पर ढाया इस तरह का समाज बना दिया जाए कि जिस तरह के प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ा दिया जाए, और मतलब जो पूरा जो शिक्षा का स्ट्रक्चर है ना उसको खत्म कर दो, और इस तरह के लोग बनाए जाए जो कॉर्पोरेट गुलाम हो, जो सरकार से डिमांड ना करें, जिनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में कुछ पता ना हो, जिनको अपने राइट्स के बारे में पता ना हो, जिनको ऐसा लगे कि सिर्फ जिंदगी का मकसद किसी तरीके से बैचलर डिग्री लेके और किसी तरीके से नौकरी हासिल करके एजुकेशन दिया जाता है हमारे यहाँ। क्वालिटी एजुकेशन तो दी जाती है। जेएनयू की यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की मैंने कोशिश की है। यहाँ जो भी हूँ, मतलब मेरा जो 13 सब्जेक्ट में नेट का जो नेशनल रिकॉर्ड है वो जेएनयू की वजह से। आज भी जेएनयू के को लेकर के जो पुराने वीडियो थे जो डॉक्टर थे फिर उनको लेकर के आज बहस वीडियो अंदर तो साथ में पूछा था कि सही मानते हैं। देखिए उनका जो नैरेटिव है वो अपने नैरेटिव से पीछे नहीं रहेगी। दूसरी बात ये है कि आपका मुकाबला जिनसे ना वो बहुत बेशरम लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान हटेगा कोई और प्रधान आ जाएगा, उसकी पॉलिसी कैसी रहेगी तो इनको पूरी तरीके से बात करना होगा। तो मेरा मानना ये है कि जो पूरा का पूरा मुद्दा है खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित रहिए, इसको ब्रॉडर मूवमेंट बनाने की जरूरत है। मान लिया धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया तो क्या धर्म। लक्ष्मण सिंह जी पूरी कहानी ना करो, बस एक बात बता दो, तुम्हारे नाम के आगे जो सिंह जो लगा हुआ है इसने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर रखी है। तो आप कितनी भी बार कर लो, कितनी बार नेट क्वालिफाई कर लो, कुछ नौकरी नहीं मिलने वाली, फिर भी नहीं मिल रही। कोई सा भी उठाकर देख लीजिए आप एग्जाम, लगभग सब जगह एक जैसी सी हालत है। तो आप कैसे उम्मीद करते हो, आप कैसे उम्मीद करते हो कि देश को आप आगे ले जाओगे? आई डोंट थिंक कि इस तरह से देश आगे जाएगा। टू स्पेंड ऑन आरक्षण फ्रॉम 1919, व्हाट्स द अपलिफ्टमेंट? जीरो अपलिफ्टमेंट, जीरो। कोई आदमी जब आपके देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर ये बोल रहा है कि मैं तो साहब मैं तो दलित हूँ, इतना अपलिफ्टमेंट। शुक्ला जी हमेशा मच करते हैं। वाईटी प्लीज बैन दिस वीडियो टू। जय भीम। वो कट गया ना बीच में, है ना। खैर रिजर्वेशन हटाना तो डेमोक्रेसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रिजर्वेशन वाले लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, गलत है। उनको भी समझ में आ रहा है। देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। रिजर्वेशन अगर ऐसे ही चलता रहा और ये आगे बढ़ता रहा तो क्या होगा, टैलेंट धीरे धीरे करके बाहर चलता चला जाएगा, और जब पूरा टैलेंट बाहर चला जाएगा तब क्या होगा, सोचा है? ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज भी तो आप गुलाम हो, आपकी स्पेंडिंग आपके बैंक को पता है, इसको पता है, उसको पता है। जब जिसका मन आया उन्होंने कहा कि फलाना कर दो, ठिकाना कर दो। किसी ने बोला कि नोट का रंग चेंज कर दो, किसी ने कहा नोट बंद कर दो, किसी ने कहा कुछ कर दो, किसी ने कहा कुछ कर दो। आपकी प्राइवेसी और आपकी
जो खुद की जगह है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, इस पर आपको घर बनाना है। प्लॉट के पैसे किसने दिए? आपने। घर किसको बनाना? आपको। आप डिसाइड करोगे ना मुझे घर कैसा चाहिए, कि सरकार डिसाइड करेगी तुम्हारा घर कैसा होना चाहिए, उसमें कितनी खिड़की होनी चाहिए, कितने दरवाजे होने चाहिए, वो जाके आपका नक्शा पास कर रहा है और वो क्रॉस कर दे रहा है। अरे आप मुझसे सिर्फ ये बोलो कि भाई साहब आपका ये जो 700 स्क्वायर फीट है, इससे 1 स्क्वायर फीट बाहर नहीं आना चाहिए आपका घर, ठीक है, ये अगर गिरे नहीं इसके लिए इतने इससे ऊपर नहीं बनाना चाहिए, वो समझ में आता है। लेकिन अगर आप एलिवेशन भी मेरा आप ही पास करोगे, खिड़की भी आप बताओगे खिड़की गलत है, इसको बंद कर दो, ये ओपन टू स्काई नहीं है, फलान, आप कौन हो यार? आपकी तो ये हैसियत नहीं है आपके अपने देश में अपना पैसा देने के बाद कि आप अपना घर अपने हिसाब से बना पाओ, उसमें आप रिश्वत देकर आते हो कि नहीं ये खिड़की यहीं रहने दो। करते हो कि नहीं करते हो? किसने नक्शे पास कराए? आ जाओ जरा सामने आ जाओ। गलत तो नहीं करा? तो आप अपने ही घर को नहीं बना सकते, आज आपकी ये स्थिति है। क्या ये पूजा के लिए स्प्रे मतलब नहीं करते? किसने नक्शे पास कराए? आ जाओ जरा सामने आ जाओ। गलत तो नहीं करा? तो आप अपने ही घर को नहीं बना सकते, आज आपकी ये स्थिति है। क्या ये आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो या गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हो? आपका खेत है, आपके खेत या मान लीजिए आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन पर अगर आपको कोई काम करना है, मान लीजिए आपकी ज़मीन में पत्थर निकल आया, आपने कहा बहुत बढ़िया पत्थर है, हीरा निकल आया, चलिए हटाइए। आपने कहा मुझे हीरा निकालना है, परमिशन चाहिए सर आपको सरकार से, सरकार परमिशन देगी, तब आप वो कुछ कर सकते हो उसमें। सरकार ने कह दिया कि साहब ये ज़मीन जो है ये ग्रीन लैंड है, फार्मिंग लैंड है, तो आप सरकार के पास जाइए, क्योंकि आपको वहाँ घर बनाना है, तो सरकार से परमिशन लेकर आइए, पहले उसका डाइवर्जन करा के आइए। सब कुछ सरकार के पास है सर। आज तो आप पानी भी सरकार के दम पर पी रहे हो, आपकी स्थिति इतनी है। तो आप उन्हें चाहिए वोक, बुद्धू लोग, भोंदू लोग, उन्हें इंटेलिजेंट नहीं चाहिए। इसलिए ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जिसमें सिर्फ भोंदू लोग हो, इंटेलिजेंट नहीं हो। नितिन जाओ बाबू हैव टू मेक डॉलर इफ नो रिस्ट्रिक्शन, पैसे तो वही बनाएंगे ना, इसीलिए सारा इसीलिए किया जा रहा है। अटल जी का सर्जरी करने वाला डॉक्टर राणावत का ऐसा ही है। अच्छा ठीक है ना, अब इसको ज़रा आप समझिए, इसको अच्छा दूसरी बात, एक तीर से कई निशाने हो रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने खड़ी कर दी, इतना सारा रिजर्वेशन सिस्टम कर दिया, उसके बाद भी आपको नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया प्रेशर कुकर में कि जल्दी से चावल पक जाएंगे। तो आप भी पक गए तो आप क्या करोगे? आप या तो ईसाई बन जाओगे या मुसलमान बन जाओगे। इसलिए नैरेटिव चलाया जा रहा है, हमारे यहाँ की मूर्ख इस नैरेटिव को चलने दे रहे हैं। आप बताइए कोई सरकार ऐसी आई क्या? अभी तो आपकी सरकार को 12 साल हो गए, बताइए क्या क्या क्रैकडाउन कर लिया आपने इतने सारे चर्चेस पे, इतने सारे जो कन्वर्जन हो रहे थे सरकार की तरफ से, बताइए। कुछ भी नहीं, जीरो। फिर इफ यू वांट टू अप्लाई 3 फेज मीटर देन ब्राइब, एब्सोल्युटली सर। तो इसको हमको समझना होगा। आरक्षण इन टर्म्स ऑफ सिर्फ आरक्षण समझेंगे नहीं समझ पाएंगे, है ना। आइए और दोनों तरफ की बहस भी सुन लीजिए। एक यादव जी हैं, एक और कोई है अपने आप को दलित बता रहे हैं। मंदिरों में तुम हजारों सालों से 100% आरक्षण लेके बैठे हो। महावीर मंदिर, बागनाथ मंदिर, श्री राम मंदिर अयोध्या और कालिका देवी माता का जो मंदिर है इटावा में, वहाँ तो 200 साल से लगातार सिर्फ दलित पुजारी है। और भी भारत में लाखों ऐसे मंदिर है जहाँ पर दलित पुजारी है। तुम्हें अपनी जाति में भी गर्व करना है। हमें हमारी जाति पर नहीं, हमारे पूर्वजों के इतिहास पर गर्व होता है कि हमें गर्व में फलानी जाति में पैदा हुए और तुमको खत्म करना आरक्षण। देखो आरक्षण की मेन जड़ जातिवाद, तुम जातिवाद खत्म करो, अपने नाम से हटाओ ये सरनेम। मैं तो कहता हूँ तुम सरनेम लगाओ ना, सरनेम लगाने से कौन सा कास्ट सिस्टम हो रहा है भाई? जिसको जो मर्जी लगाओ, बाप का नाम लगाते हो। और जो कास्ट है जैसे यादव है, तो जो राजा यदु थे वो भी एक इंसान थे, तो उन्हीं के वंशज है। जैसे जो यादव लोग हैं उन्हीं के वंशज है, तो वो यादव लगाते हैं, ठीक है। जैसे रघुवंशी राजा थे, राजा रघु थे और प्रतापी राजा थे, उनके नाम से रघुवंश आगे बढ़ा है, तो लोग रघुवंशी हो गए। तो भाई वो हमारा इतिहास है, तुम्हारा जो इतिहास है तुम भी लगाओ, तुम्हारे भीम में जैसे तो तुम भीमका लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और रही बात कास्टिज्म की, तो कास्टिज्म जो होता है वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से, जो भी पैदा होती है आपको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी उसमें थे, तो उस आधार पे आपको आरक्षण मिला है। वो लेना बंद कर दीजिए तो ऑटोमेटिक कास्टिज्म बंद हो जाएगा। आप बराबरी से जनरल कैटेगरी में आके आराम से अपना जो है, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कहीं भी बिना कास्ट सर्टिफिकेट तो आप कोई जॉब अप्लाई करेंगे नहीं। तो बिना कास्ट सर्टिफिकेट के जॉब अप्लाई करिए, आराम से जनरल कैटेगरी के हिसाब से एग्जाम दीजिए, कट ऑफ क्लियर करिए, सीट लीजिए, खत्म कास्टिज्म। तो ये छोटी सी चीज क्यों समझ आ रही है? सब एक हो जाओ, इंडियन को सब एक करो आपस में शादी। शादी एक पर्सनल मैटर होता है जिसमें मेरे घर वालों को चाहूंगी मैं वहाँ शादी करूंगा। अगर मुझे दलित लड़की पसंद आएगी तो दलित लड़की से शादी करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और ना मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत है इसमें। जब जाति खत्म हो जाएगी तो आरक्षण तुम्हारे मुंह पर थूक देंगे। और रही बात आरक्षण थूकने की, तो सच्चाई तुमको भी पता है कि बिना आरक्षण के ना थूकने लायक नहीं हो तुम। तो ये बता दो। जय हिंद, जय श्री राम। सारी बातें ठीक है, लेकिन कम से कम थोड़ा सा सामने वाला अगर गलत भी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, अपन को गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उनका पर्पज़ यही है, गलत भाषा का इस्तेमाल करने का मतलब यही है। ठीक है ना। तो ये इन चीज़ों को आपको समझना होगा, इन चीज़ों को आपको देखना होगा। अब बात चल रही है आरक्षण की, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्या है, आइए देखें। और हम आपको बताएंगे कि सीजेपी के आंदोलन के बाद क्या एक और आंदोलन की तैयारी हो रही है। पेट्रोल पंप पर E20 यानी 20% इथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर देश में बहुत बड़ी बहस चल रही है। कांग्रेस जनता पार्टी के बाद सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी का नाम तेजी से उछल रहा है। जवानों के लिए 100% इथेनॉल फ्री यानी प्योर पेट्रोल का विकल्प मांग रही है। इस नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया गया है जिस पर हजारों लोग जुड़ रहे हैं। इस अकाउंट के जरिए मांग की जा रही है कि सरकार E20 जनता पार्टी, ठीक है, हमने कहा देखें, हाँ E20 जनता पार्टी एक हैंडल है, कितने हैं? 54,000 फॉलोअर, ठीक है। E20 एक और मिला, कितने हैं? 40,000। चलो भैया, अब आइए जरा देखें। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन 5.3 मिलियन, रिफ्रेश कर दिया मैंने इसको, 5.3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए सर कल और आज में, 2 दिन में 5.3 मिलियन फॉलोअर्स।
इसकी बात नहीं हो रही। इसलिए तुमको लोग गोदी मीडिया बोलते हैं और तुमको गाली देते हैं, और जब तुम लोग बाहर निकलते हो तो तुम पे जूते पड़ते हैं, क्योंकि तुमको 40,000 वाला दिख रहा है। हाँ, तुमको 53 लाख नहीं दिख रहा, 53 लाख नहीं दिख रहा तुमको 40,000 दिख रहा है। इसलिए तुमको गोदी मीडिया कहा जाता है, तुमको जूते पड़ते हैं, यही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है। रिजर्वेशन एक कैंसर की तरह है। रिजर्वेशन आपके देश को खा जाएगा। जो टैलेंटेड है उनका, अपनी भाषा में बोलूँ, उनका सालों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मुझ जैसे का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं तो सर कहीं भी चला जाऊंगा, कहीं भी 2 रोटी का अपना इंतजाम कर लूंगा। पर अगर तुम गुलाम हो गए तो कैसे निकलोगे? याद रखना, इस गुलामी से आप गोली चला के नहीं निकले थे, आप कोई आंदोलन करके नहीं निकले थे, आपको चेनों में बांध कर, कोड़े मार मार कर गुलामी कराई थी। छुड़वाया किसने था? दिमाग से। तो कहां जाओगे? आप तो देश नहीं छोड़ पाओगे। फिर तो जो लोग इस देश के हैं, जिन लोगों को इस देश में रहना है और जिनको ये देश पसंद है, उन सबको एक आवाज में आरक्षण का विरोध करना, विरोध नहीं, अनुरोध करना चाहिए। अपने आस पड़ोसियों से, अपने तमाम सारे लोगों से एक माहौल बनाना चाहिए कि आरक्षण अब खत्म हो। विरोध तो एक टकराव की स्थिति होती है कि मैं विरोध करूं, इसकी जगह मैं आपसे आग्रह करूं, अनुरोध करूं कि सर ये आरक्षण ठीक नहीं है, आप लेते हो क्या? मत लो, क्या जरूरत है? आपका बच्चा तो अच्छा पढ़ता है, कहेगा हाँ यार बात तो सही है, मैं भीख क्यों लूँ? तो सर इसको थोड़ा अपन और आगे बढ़ाएं। अपने गली मोहल्ले में, इन सब जगहों पर इस मूवमेंट को आप धीरे से अनुरोध के तौर पर, सामने वाला गाली दे रहा है, उठ के चले आइए, इस लायक ही नहीं है कि बात करूं। जिसको समझ में आ रही है उसको समझाइए, धीरे धीरे करके आपका बड़ा हो जाए। देखिए, जिसने आपको गाली दी ना सर, आप उसके यहाँ से उठ लीजिए, पूछिए क्यों। जब ये मूवमेंट पूरे भारत में चलेगा, तब उसका साला और उसका जीजा दोनों उसको बोलेंगे कि यार आरक्षण ठीक नहीं है, तब उसको समझ में आएगी हाँ बात तो सही है ना। तो इसलिए अपना एफर्ट मत लगाइए ज़्यादा। राजस्थान का ये सीक्रेट अचार आपको गर्मियों में ठंडा रखेगा। तब उसका साला और उसका जीजा दोनों उसको बोलेंगे कि यार आरक्षण ठीक नहीं है, तब उसको समझ में आएगी हाँ बात तो सही है ना। तो इसलिए अपना एफर्ट मत लगाइए ज़्यादा, अनुरोध कीजिए और आगे बढ़ जाइए। इससे देश का भला ही होना, बुरा नहीं होना। आई रिक्वेस्ट एवरीवन इन शुक्ला फैमिली प्लीज ज्वाइन RHA, वी नीड ह्यूज नंबर्स देयर। राकेश शर्मा जी करें, ठीक है, अच्छी बात है। तो सिर्फ मुहिम जो है सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए, मुहिम हर जगह होनी चाहिए। और जो लोग, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूं, जो लोग आरक्षण छोड़ते जाएं, आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आपकी जन्मदिन पार्टी हो, कॉर्पोरेट पार्टी हो, या कहीं भी जहां भी लोग असेंबल्ड हों, वहां उनको बुलाकर उनका सम्मान जरूर कीजिए स्टेज पर। अगर माइक है, स्टेज है, तो वहां बुलाकर, अगर माइक स्टेज नहीं है तो भी 4 घेरा बनाकर, भाई मानना पड़ेगा भाई को, भाई ने आरक्षण छोड़ा है, कलेजा चाहिए छोड़ने, उनका सम्मान जरूर कीजिए। दे शुड फील प्राउड दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो बाकियों से भेड़ चाल में नहीं है, वो अलग है ना, और वो हमारे हैं। और जो लोग गाली दे रहे हैं वो तो भगवान को भी गाली दे रहे हैं। फिर क्या करेंगे? तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत नेताओं में है, दिक्कत पॉलिटिकल पार्टीज में है। कानून बहुत स्पष्ट बना हुआ है, और किसी के मन में यदि इसके बाद भी गंदगी है तो ऐसे लोगों को भी समाज में मत रहने दो, इनको भी लेकर आना। और उनके हटाना किसको है? हमारे यहाँ भी तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिमाग में इस तरह की गंदी चीज़ भरी होगी, अरे ये तो फलाना, ये तो उसकी, अगर ऐसा दिमाग में भरा हुआ है उसको धीरे से एलिनेट, बाहर, आउट। कितना ही खास रिश्तेदार हो, कहना चल भी बाहर निकल। यही लोग गंदगी फैलाते हैं, इन्हीं के चक्कर में सारा रायता फैलता है। ऐसा एक आदमी 1000 को प्रभावित करता है, उसका एक कहा हुआ 1000 लोगों में जाएगा। तो ऐसे पहले या तो उससे भी आग्रह अनुरोध कर लीजिए, भैया सुधर जाओ, और ना सुधरता तो धीरे से उसको साइड करो, चल भाई तुम हमारे लायक नहीं। वी हैव टू क्रिएट अ न्यू इंडिया। हम एक नए भारत, उज्जवल भारत की तरफ जाना है। हम एक ऐसे भारत की तरफ नहीं जाना कि जहां आपको शिक्षा नहीं दी गई, जहां आपको घर नहीं दिया गया, जहां आपके ऊपर 4 बंदिशें लगाई गई और उसके बाद लास्ट में आकर कह दिया कि तुम्हारे पास ये जो चीज़ नहीं है। मतलब आप सोचिए सर, कितने मजे की बात है ना, कि एक व्यक्ति ऐसा जो पढ़ नहीं पा रहा, मुझे आपको उसका वोट चाहिए, और आप उसके पास जाते हो, उससे कहते हो तू पढ़ नहीं पा रहा? बोले हाँ साहब। कितने नंबर आ रहे हो? साहब 0 आ रहा है। तू पढ़ नहीं पा रहा ना, इसके लिए साला ये नितिन शुक्ला जिम्मेदार है? क्योंकि आपको उसका वोट चाहिए, और वो भी खुशी से मान जा रहा मूर्ख। अच्छा ऐसा क्या? उसके कान में भर दिया, इसकी वजह से इसके साले के 90 नंबर आ रहे हैं ना, इसके चक्कर में तो तेरे 0 आ रहे हैं, और वो मान जा रहा बेचारा गरीब आदमी, क्योंकि उसके पास उतना दिमाग नहीं है। होता तो उसके 90 नहीं आ रहे होते भाई साहब। तो ये बरगलाने की जो पॉलिटिक्स है, ये गंदी जो पॉलिटिक्स है, इसको आप लोगों को ही अब सुधारना है ना। और जितने बनकर आ रहे हैं ना, हम तुम्हारी जात के नेता, हम तुम्हारे फलाने, हम तुम्हारे ठिकाने, है ना, इनको भी बाहर करो।
जात के, मैं चिल्लाते चिल्लाते मर जाऊंगा, कोई 14 से नहीं 98 से चिल्ला रहा हूँ। जात के नाम पर जो वोट मांगे उसको पिछवाड़े पे लाद दो। वो जो दलित थे वो तो कहते धर्म के नाम पे मारे, उसको भी मांगे उसको भी दो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ये भी अफीम चटाई जा रही है भाई साहब, है ना। इसलिए ये बहुत गंभीर मामला है और इस मामले को हम लगातार उठा रहे हैं, लगातार उठाते रहेंगे आगे भी, बिना सोचे हमारा क्या नुकसान है क्या नहीं है, ठीक है ना। यूपी में इलेक्शन आ रहा तो फिर दोबारा से हिंदुत्व पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ गई। मैंने दूसरी बार में कह दिया, विकास की पॉलिटिक्स चाहिए, हिंदुत्व की नहीं चाहिए। हमें पॉलिटिक्स वो चाहिए जहां सबसे पहले मॉरल वैल्यूज हाई हो। मैं उस देश में रहना चाहता हूं जहां पुलिस की आवश्यकता ना पड़े। मैं ऐसी जगह रहना चाहता हूं जहां मॉरली आदमी इतना हाई हो कि अगर मैं अपनी गाड़ी पैक कर रहा हूं, मेरे फादर जर्मनी गए थे, मैं आप लोग को अब इस दुनिया में नहीं, और सरकारी खर्चे पे गए थे, सरकार ने भेजा था, तो वाइट पासपोर्ट बनवा कर भेजा था डिप्लोमेटिक वाला। तो जब वो जर्मनी गए तो उनको एक दो बादशाह भी मिला वहाँ पर, और उसने क्या किया, वो गाड़ी चला था, उसने गाड़ी चलाई तो पीछे गाड़ी में दूसरी गाड़ी में टकरा गया उसकी गाड़ी, तो गाड़ी लेके हिंदुस्तान की तरफ भागने लौट के आया। तो उन्होंने कहानी बताई हमारे को कि वहाँ पर लोग यार ऐसे हैं कि उसने वो गया, टेलीफोन बूथ था, उसने टेलीफोन बूथ से पुलिस को डायल किया, पुलिस आ गई और पुलिस के पास में पूरी एक तरह से वो डायरेक्टरी रहती थी, कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल नंबर है, क्या टूटा, अच्छा आगे की हेडलाइट कितने की, उन्होंने बोला इतने की हेडलाइट, 2000 रुपये की हेडलाइट, और उसके ऊपर पुलिस का चार्ज 500 रुपये, तो 2500 रुपये हो गए। उसने 2500 रुपये पे किया और चल दिया। तो मेरे फादर से बोले जरूरत क्या थी, सीधे निकल जाते। बोले नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, वी कैन डू दैट। ये मैं आपको 87 की बात बता रहा हूँ, उस समय इतना हाई मॉरल वैल्यूज उनके थे। हमारे यहाँ तो सर कोई चीज़ अभी मिल जाता अभी चोरी हो जाएगी, है ना, आप बाहर छोड़ दीजिए चोरी हो जाएगी। आप सोचिए दुबई के लोग कैसा मुंह पे तमाचा मारते हैं, आप इतना हिंदू मुसलमान करते हैं हम लोग, है ना, कैसा मुंह पे तमाचा मारते हैं जब वो लोग रील बना कर रखते हैं कि देखो मैंने सोने की घड़ी मैंने बाहर छोड़ दी, सोने की अंगूठी मैंने छोड़ दी, किसी ने नहीं छुआ, 1 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद आया, हम देखो कार के बोनट पे ही रखा हुआ है। भारत में संभव है क्या? हम नहीं कहते कि हमें कानून ऐसा चाहिए हाथ काट देंगे, आंख निकाल देंगे, कर देंगे, नहीं। हमें मॉरल वैल्यूज इतनी हाई चाहिए है कि हम खुद से उस चीज को, खुद से दूसरे की जो चीज है उसको हाथ ना लगाएं, है ना, क्लियर है ना, इसको समझिए। अभिषेक जी को पहले भी मैंने समझाया था, आज फिर इनका कमेंट है, कमेंट देखिए क्या है, कहते 87% मेरे थे 12th स्टैंडर्ड में, जनरल कैटेगरी वालों के आज भी नहीं आते। इतने बड़े लाइव के बाद इनका एक कमेंट है, भाई साहब आप तो खुद जनरल कैटेगरी के हो लिए, आप जनरली तो हो, और सरनेम में आर्य लगा रखा है। आर्य का मतलब क्या है जरा गूगल करके मुझे बताओ। आर्य का मतलब क्या बता दीजिए। और जब आपका अपलिफ्टमेंट हो गया भाई साहब, आप जनरल में आ गए, है ना, क्या है सर। और इतने अच्छे नंबर के बाद में एक शिकायत है मुझे, पिछली बार भी थी, इस बार भी है, जो रिजर्वेशन है जब वो होगा और आज है, तो फिर आप पैसे के चक्कर में आप प्राइवेट कंपनी में क्यों जॉब कर रहे हो? आपने आईएएस देकर आपको सिस्टम में आना चाहिए था, और आ जाओगे, मेरी गारंटी है बॉस। 1 सेकंड, ये देखो, सेम हैंड सिर्फ 20 सेकंड बाद। ये डिफरेंस फेक नहीं है, बस ग्रिप एक्टिवेट होती है और ब्लड फ्लो इंस्टेंटली इंक्रीज करता है, इसीलिए ये पंप आता है। और अगर डेली 1 मिनट यूज करो ना, तो ये टेम्पररी नहीं रहता। छोटा सा टूल है, बट रिजल्ट इग्नोर नहीं कर पाओगे। गारंटी है बॉस, मैं गारंटी लेता हूँ, है ना, आप डेफिनेटली आ जाओगे। एक बार एग्जाम देने की देरी है, सट आओगे स्पीड में, है ना। बहुत बुरा लगता है देखकर जब किसी के अंदर टैलेंट है और वो उस जगह नहीं पहुँच पा रहा जहाँ उसको पहुँचना चाहिए। एक और बच्चा मेरी निगाह में, वो पोस्टमैन बन गया, उसकी भी ऐसी 87% थी। मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा छोड़ दे, और सरकारी नौकरी नहीं चली जाए, गरीब थोड़े गाँव के ट्राइबल है वो भी 100% सिलेक्टेड बच्चा है। ऐसे बच्चे जो सिलेक्टेड हैं वो कहीं पोस्टमैन बन जा रहे हैं, कहीं कुछ बन जा रहे हैं, उनको बनना चाहिए आईएएस। अब उनको बताए कौन? तो सही दिशा भी तो मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर जो है समाज में परिवर्तन बहुत आ रहा है, मोबाइल से बहुत परिवर्तन, बहुत क्रांति आई है। उस गांव में जहां बच्चा पढ़ने की सोच नहीं सकता था, आज वो ऑनलाइन पढ़ रहा है और मेरा लाइव देख रहा है, ऑनलाइन भी पढ़ रहा है और मेरा लाइव भी देख रहा है, गाँव के इंटीरियर से इंटीरियर। जब इतनी तरक्की हुई है, हमारी सरकार क्यों नहीं बदल जाती? बताइए।
हमारी सरकार उसके साथ अपने आप को अलाइन क्यों नहीं कर पा रही? इन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, चोरी और बर्थ राइट, नहीं, ये गलत है सर, ये मॉरली सही नहीं है, बहुत गलत है।